अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक है, जहां हम आर्टिकल 50 से लेकर 58 तक पढ़ेंगे जो हमारे पार्लियामेंट के मुतालिक हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो इंतहाई अहम लेक्चर है जो पार्लियामेंट के हवाले से, जहां हम पार्लियामेंट की कंपोजिशन, उसकी ड्यूरेशन, उसके साथ साथ नेशनल असेंबली और सेनेट के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है वो 50 है जो हमारा पार्लियामेंट के मुतालिक है। पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 50। तो जो हमारा अंडर आर्टिकल 50 है, अगर हम उसकी स्टेचू वर्डिंग देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, देयर शैल बी अ मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज नेशनल असेंबली एंड सेनेट। तो पार्लियामेंट को हम यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो हमारा पार्लियामेंट पाकिस्तान का जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अगर नेम की बात करें तो उसका नाम है मजलिस शूरा। मजलिस शूरा। मजलिस शूरा इज द कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल 50। तो यहाँ पार्लियामेंट किस चीज़ पे कंसिस्ट है, किस चीज़ पे मुश्तमिल है? ये 3 चीज़ों पे मुश्तमिल है। एक है नेशनल असेंबली, दूसरा है सेनेट, तीसरा है प्रेसिडेंट। तो सदर पाकिस्तान, नेशनल असेंबली, सेनेट, तीनों मिल के पार्लियामेंट बनता है अंडर आर्टिकल 50 के मुताबिक। तो ये सिंपली आर्टिकल 50 हमें से ही इंट्रोडक्शन दे रहा है कि पार्लियामेंट जो हमारा कंसिस्ट है वो 3 चीज़ों पे है, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली, सेनेट। एंड ये जो पार्लियामेंट का नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान में वो मजलिस शूरा है। तो हमारा जो आर्टिकल 51 है वो नेशनल असेंबली के मुतालिक है, नेशनल असेंबली। अंडर आर्टिकल 51, अंडर आर्टिकल 51 देयर शैल बी 336 seats of members in National Assembly, including seats reserved for women and non-Muslims। तो जो हमारे नेशनल असेंबली के सीट्स होंगी वो हैं हमारे 342 हैं। टोटल जो सीट्स हैं नेशनल असेंबली की वो है 342। उसके साथ है कि नेशनल असेंबली के जो सीट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं हर प्रोविंस के हिसाब से। जहां पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां की सीटें ज़्यादा हैं। जैसे कि पंजाब के पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उस वजह से पंजाब के ज़्यादा सीट्स होंगे। उसके अलावा सिंध के होंगे, सिंध के साथ केपी के होगा, केपी के साथ बलूचिस्तान। तो इसी नंबर के हिसाब से जो है नेशनल असेंबली की सीट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। मगर जो सेनेट है उसके जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वो अकॉर्डिंग टू द इक्वलिटी, तो इक्वलिटी के बेस पे हर यूनिट, हर प्रोविंस को इक्वल बेस पे देखा गया है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेनेट में दी गई है। तो हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 51 में ही इनकी जो है ना एक क्वालिफिकेशन बता रहा है, एक वोटर की क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर। वोटर की क्या क्वालिफिकेशन हो? ही सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ 18 साल के एज का हो मिनिमम। उसके साथ ये जो है डज नॉट डिक्लेयर्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट कोर्ट अनसाउंड माइंड, बी डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड।
और है जनाब के इलेक्ट्रोल रोल में उसका जो है वोट रजिस्टर्ड हो, इलेक्ट्रोल रोल में उसका वोट अपीयर किया हुआ हो। तो ये 3 क्वालिफिकेशन हैं किसी भी जो है एमएनएज को वोट देने के लिए। तो उसके साथ हमारा है, अब ये इधर जो है सीट को मेंशन किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन, वो उसका अगर हम टेबल ड्रा करें तो देखते हैं कि कितने कितने सीट्स हर सूबे को दिए गए हैं, कितनी कितनी रिप्रेजेंटेशन है सिंध की, केपीके की, बलूचिस्तान की। जनरल सीट्स वुमेन टोटल बलूचिस्तान, केपीके, सिंध, पंजाब, जब तो है बलूचिस्तान 16 सीट्स हैं जनरल, 16 हैं बलूचिस्तान 16 हैं जनरल और 4 हैं वुमेन। टोटल जो इनके सीट्स हुए हैं 20। इसके साथ है केपीके 47 जो हैं इनके जनरल और वुमेन के हैं 10, टोटल 55। सिंध के जो हैं 61, 14, 75, 61, 14, 75 के साथ है पंजाब है, पंजाब के जो हैं 141, 32, 141, 32 जो टोटल हैं इनके 173। ये जो है सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है नेशनल असेंबली के हवाले से। नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज, जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस हैं उनमें जो है सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। इसके साथ है कैपिटल टेरिटरी जो इस्लामाबाद है। कैपिटल टेरिटरी के कितने हैं? 3 हैं जनरल सीट्स, वुमेन के सीट्स नहीं हैं, टोटल 3 सीट्स हैं जो है हमारे कैपिटल टेरिटरी के लिए। तो उसके साथ जो है हमारा आर्टिकल 52 ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन क्या होगी? सिंपली जो गवर्नमेंट की जनरल इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट न्यू आता है तो उसकी 5 ईयर होता है, तो इसी के साथ जो नेशनल असेंबली की ड्यूरेशन है वो भी सेम है 5 ईयर। नेशनल असेंबली की जो ड्यूरेशन है, असेंबली ड्यूरेशन ओनली 5 ईयर, 5 ईयर्स अंडर सेक्शन 52 के मुताबिक। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात है। जैसे ही जनरल इलेक्शन होगा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाएगा। डिप्टी स्पीकर जैसे ही इलेक्शन होगा नेशनल असेंबली में, वहाँ कोई एमएनए जो है इलेक्शन लड़ेगा स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की। फिर जो पिछला जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होगा वो इलेक्शन करवा के कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आएंगे, और वो जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर होते हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। अगर स्पीकर नहीं होता तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह पे काम करता है। अगर डिप्टी स्पीकर भी नहीं होता, किसी वजह से दोनों नहीं हैं, तो नेशनल असेंबली के जो प्रोसीडिंग में कुछ रूल्स एंड बिजनेस बताए गए हैं उनके मुताबिक किसी और को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के चेयर पे बिठा के जो उसकी बिजनेस है उसको कंडक्ट कर सकते हैं। अगर ये दोनों ना हो भी तो इनका क्या रीज़न है? अगर ये इल हैं, कोई और इशू है, फॉरेन गए हुए हैं, छुट्टी पे हैं, या इनका जो कोई मामला है, प्रॉब्लम है, या किसी काम से गए हुए हैं, तो इस हवाले से हो सकता है। उसके साथ है
तो अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कब कब जो है अपने ऑफिस वेकेंट हो सकता है, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का, जब वो रिज़ाइन दे दें, जब उनका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाए, जब वो नो कॉन्फिडेंस वोट से चले जाएं, तो इन सिचुएशंस में स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का सीट वेकेंट होता है। जब ही सीट वेकेंट होगा तो फिर जो है उनका इलेक्शन होगा वहाँ ही, और less than he is removed from the office by a resolution of the assembly of which not less than 7 days notice is given to the which is passed by votes of majority of total membership. When the National Assembly is dissolved, the speaker shall continue his office till the person elected to fill the office of next. तो ये एक न्यू बात ये कर रहा है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली के साथ नहीं जाते। जैसे कि अगर नेशनल असेंबली डिसॉल्व भी हो जाए या गवर्नमेंट एंड हो जाती है, गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है, 5 ईयर कंप्लीट होते हैं, उसके बावजूद भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं चले जाते, वो वहाँ ही अपनी सीट पे होते हैं जब तक न्यू गवर्नमेंट्स आए और वहाँ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट किया जाए, उसके बाद वो अपने सीट्स को छोड़ते हैं। उसके साथ है हमारा 54 समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ मजलिस शूरा। मजलिस शूरा मीन्स पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को कौन समन कर सकता है, कौन उसको प्रोरोगेट कर सकता है? समनिंग एंड प्रोरोगेशन, समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो समनिंग एंड प्रोरोगेशन है अंडर आर्टिकल 54 के मुताबिक। तो आइदर हाउस लिखा हुआ है, आइदर हाउस, आइदर हाउस को जो है प्रेसिडेंट जो है समन कर सकता है, समन करके उसको प्रोरोगेट कर सकता है, उस असेंबली को जो है वापस भेज सकता है। ये किसी भी हाउस को या दोनों हाउसों को एक जगह पे समन करके जहां भी वो फिट समझेगा किसी भी टाइम वो जो है समन कर सकता है। अगर वो अटेंडेंस को रिक्वायर्ड करना चाहे, अटेंडेंस को फुल करवाना चाहे तो अटेंडेंस भी वो फुल करवा सकता है। ये प्रेसिडेंट का पावर है। इसकी स्टैचू वर्डिंग देखें, द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम समन आइदर हाउस और बोथ हाउसेज ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट इन ज्वाइंट सिटिंग to meet at such time and place as he thinks fit and may also prorogue the same. Same means अगर ये जिसी को समन कर रहा है, जिसी हाउस को समन कर रहा है उसको प्रोरोगो भी कर सकता है। इट मीन्स उस जो बुला रहा है असेंबलीज को जिस हवाले से, तो उसको जो है वापस भी भेज सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। तो उसके साथ है और क्या है कि देयर शैल बी एट लीस्ट 3 सेशन ऑफ नेशनल असेंबली एवरी ईयर नॉट मोर देन 120 डेज शैल इंटरवेन। तो 3 जो है सेशंस कम से कम जो है ईच ईयर में होना लाजमी है। जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं वो 3 कम से कम हो, उसके साथ साथ 120 डेज इंटरवेन से ज़्यादा ना हो। इट मीन्स 120 डेज से ज़्यादा गैप ना हो। असेंबली बुलाने के लिए 120 डेज से ज़्यादा गैप ना हो, कम ज़्यादा से ज़्यादा 120 डेज तक हो सकता है। और है कि प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असेंबली शैल मीट फॉर नॉट लेस देन 130 वर्किंग डेज इन ईच ईयर। तो 130 डेज से कम जो है वर्किंग डेज नहीं रखेगा। कम से कम जो भी ये हमारे 3 सेशंस आएंगे, इन सेशंस में अगर मिला के 130 डेज कम से कम उनके जो वर्किंग डेज होने चाहिए, 130 डेज से कम वर्किंग डेज नहीं होंगे। 130 डेज वर्किंग डेज मस्ट बी। तो ये जो कम से कम जो डेज हैं वर्किंग, जो 3 सेशन में होंगे, 130 डेज कम से कम होने चाहिए। तो साथ है on a requisition signed by not less than 1/4 of the total membership of the National Assembly, the Speaker shall summon the National Assembly to meet at such time place
as he thinks fit within the 14 days of the receipt of requisition, and when the speaker has summoned the assembly only he may prorogate it. तो ये किसी भी बंदे की रिक्विजिशन पे रिक्विजिशन 1/4 कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ असेंबली। टोटल मेंबरशिप जो है 1/4 की रिक्विजिशन पे वो अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्पीकर को कि असेंबली की सेशन बुलाया जाए, तो फिर स्पीकर जो है बुला सकता है, वो सेम उसको प्रोरोगो भी कर सकता है। स्पीकर उसको विद इन 14 डेज में बुलाएगा। ये स्पीकर जो है पाबंद होगा कि उसको 14 डेज में बुलाए। वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम, वोटिंग इन असेंबली एंड कोरम 55 के मुताबिक वोटिंग एंड असेंबली एंड कोरम। कोरम क्या है? कोरम होता है 1/4 ऑफ टोटल मेंबरशिप। जो 1/4 है उससे लेस जब हो जाता है तो कोरम हो जाता है। 1/4 कोरम, QOR कोरम। कोरम क्या है कि अगर कोई भी असेंबली में इजलास चल रहा है, अगर ये कोई भी बंदा पॉइंट आउट करवा रहा है कि असेंबली का कोरम पूरा नहीं है, या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को ये पता चलता है कि कोरम कंप्लीट नहीं है, तो असेंबली का जो सेशन होगा उसको एडजर्न किया जा सकता है, उसको मुअत्तल किया जा सकता है फॉर द नेक्स्ट डेज। तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑल डिसीजन ऑफ द नेशनल असेंबली शैल be taken by the majority of members present and voting, but the person presiding shall not vote except in case of equality of votes. If at any time during the sitting of National Assembly the attention of person presiding is drawn to the fact that the less than 1/4 of total membership, less than 1/4 हो, अगर बंदे लेस देन 1/4 हो, ये फैक्ट जो है स्पीकर को या डिप्टी स्पीकर को पता चल जाता है, तो फिर वो उसको एडजोर्न कर सकता है। मगर एक बात उन्होंने और की है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम जो डिसीशंस लेंगे वो अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के जो भी हैं डिसीशंस वो लिए जाएंगे। उसके साथ है कि अगर क्या होता है कि इक्वल वोट्स आ जाते हैं, एक प्रपोजल आया हुआ है असेंबली में जो पास करने के लिए जो है भेजा गया है मेंबर्स के तरफ, उन मेंबर्स में इक्वल वोटिंग हुई है। वैसे तो जो नेशनल असेंबली का जो स्पीकर होता है उसका राइट नहीं होता है किसी को भी वोट करे। जब भी इक्वल आएंगे, तो अगर 100 एक तरफ वोट आए हैं, 100 दूसरे तरफ वोट आए हैं, तो अब क्या होगा? अब स्पीकर के पास पावर है कि वो किसी को भी अपना वोट दे सकता है, अपना वोट इन सिचुएशन में कास्ट कर सकता है। वैसे जो है स्पीकर के पास ये राइट नहीं है वोट कास्ट करने का। चलो अदर एडजॉर्न कर सकता है। एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट, एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 56 क्या कहता है? तो प्रेसिडेंट में एड्रेस आइदर हाउस और बोथ हाउस असेंबल टुगेदर एंड मे फॉर दैट पर्पज रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ द मेंबर। द प्रेसिडेंट में सेंड मैसेज टू आइदर हाउस वेदर विद रिस्पेक्ट टू बिल then pending in majlis or parliament, otherwise a house to which a message is sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the message to be taken into consideration at the commencement of first session after each general election to the National Assembly. At the commencement of first session of each year, the president shall address both houses assembled together and inform the majlis shura parliament of cause of its summons. तो ये जो है प्रेसिडेंट ईच ईयर में जो है क्या करेगा कि ये फर्स्ट जो एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन में क्या करेगा? आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन नेशनल असेंबली में क्या करेगा कि फर्स्ट सेशन के हर साल में ये एड्रेस करेगा बोथ हाउसेज में,
और ये इन्फॉर्म करेगा कि ये समन क्यों किया गया है। तो इस हवाले से जो डिस्कस होगा वो कर सकता है। तो इट मीन्स कि ये किसी भी बंदे की रिक्वायर जो अटेंडेंस को करना और ईच हाउसेस में आइदर हाउसेस में जो है एड्रेस करना ये प्रेसिडेंट के अख्तियार में है। उसके साथ है 57 राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का लफ्ज आ जाए आप आप अंडरस्टैंड करें। पार्लियामेंट मींस नेशनल असेंबली, सेनेट एंड प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट में राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट। कौन कौन बंदे का राइट है? पीएम, फेडरल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, साथ है अटॉर्नी जनरल। ये बंदे हैं जिनका है राइट टू स्पीक इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 57। अंडर आर्टिकल 57 के मुताबिक ये बंदे स्पीक कर सकते हैं जो है पार्लियामेंट में ये बात कर सकते हैं क्योंकि ये इनका हक है, इनका राइट है। मगर ये बंदे वोट नहीं कास्ट कर सकते। ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये बंदे वोट कास्ट नहीं कर सकते। और हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है 58 डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली। अगर आप इन बात को प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं तो करंट सिनेरियो को देखिए, इमरान खान की गवर्नमेंट को देख लें तो यहाँ आपको ये पता चलेगा कि प्रेसिडेंट ने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, उन्होंने किया था। तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको नल एंड वाइड कंसिडर किया था। वो फिर जो है ना दोबारा इलेक्शन हुई, पीएम साहब आया शहबाज शरीफ। तो इस हवाले से 58 जो हमारा है 58(1) इनमें क्लास होता है। क्लास 1 ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट असेंबली डिसॉल्व कर सकता है मगर विद द एडवाइस ऑफ पीएम साहब जब भी पीएम कहेगा तो ये फिर असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। 58(2) कह रहा है कि जब भी अगर कोई भी पीएम किसी भी काज से डेथ कर गया है, रिज़ाइन कर गया है या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से घर चला गया है, उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास हो गई है, तो इस हवाले से अगर कोई और न्यू पीएम पे किसी बंदे का कॉन्फिडेंस नहीं आता, असेंबली में ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा है कि और कोई भी बंदा नहीं आ रहा, तो पीएम कोई और इलेक्ट नहीं हो रहा है विद इन रीजनेबल टाइम, तो फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट साहब के पास ये पावर है कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है, नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। 58(2) के आज हमने 58 पढ़ा है। हम जो है 58(1), 2 एंड उसका जो बी है जिस पे जो है ना बड़ा मसला है, तो उस हवाले से उसका अलग जो हम एक लेक्चर जो है डिलीवर करेंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर था वो आज 50 आर्टिकल से लेकर 58 तक का था। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।